मनी तो हमने पढ़ लिया, अब है फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर को थोड़ा पढ़ेंगे, फिर आ जाएंगे फाइनेंशियल मार्केट्स पे। फाइनेंशियल सेक्टर फाइनेंशियल सेक्टर क्या है? फाइनेंशियल सेक्टर किसी मुल्क की मईशत का वो हिस्सा है जिसमें पैसों का लेन देन, बचत, सरमायाकारी और कर्जों का निज़ाम चलाता है। जो पैसों का लेन देन, बचत, सरमायाकारी और कर्जों का निज़ाम चलाता है, इसे मईशत की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है, क्योंकि ये रकम उन लोगों से लेता है जिनके पास इजाफी रकम होती है। सरप्लस मनी जिनके पास होता है उनसे ये लेता है और उन तक पहुंचाता है जिन्हें इसकी जरूरत होती है। फाइनेंशियल सेक्टर 4 बड़े शोबों पे मुश्तमिल है, खासकर किस किस पे यहाँ याद रखें। फाइनेंशियल सेक्टर नंबर 1 बैंकिंग, नंबर 2 इंश्योरेंस, नंबर 3 स्टॉक मार्केट, कैपिटल मार्केट। नंबर 4 NBFCS। इन 4 बड़े शोबों पे फाइनेंशियल मार्केट मुश्तमिल है। बैंकिंग का क्या क्या काम होता है फाइनेंशियल सेक्टर में? बैंक का काम होता है एक बंदे से पैसा लेना, जो इन्वेस्टर होता है, जो इन्वेस्ट करता है बैंक में, और दूसरे को देना, जो डेबिट कर्जा लेने वाला होता है उसको दे देना। बैंक उन लोगों से पैसा लेता है जिनके पास सरप्लस मनी होता है और उनको देता है जिन्हें पैसे की जरूरत होती है, जो कर्जा लेती है। तो बैंक का काम होता है एक से लेना और दूसरे को देना। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का काम आप सबको पता है, और ये क्या है? माल और जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंश्योरेंस किया जाता है, उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी काम करती है। स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट में क्या होता है? कैपिटल मार्केट में जहां शेयर्स और बॉन्ड्स को खरीदा जाता है और बेचा जाता है। एक बंदा खरीदता है, दूसरा बेचता है, दूसरा बेचता है, तीसरा खरीदता है। इसी तरह चलता है ये कारोबार वहां। NBFCS क्या है? ये वो इदारे हैं जो बैंक तो नहीं होते लेकिन कर्ज देने और सरमायाकारी करने के लिए काम आते हैं। मतलब मसलन हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, क्या ये बैंक है? लेकिन कर्ज देते हैं और सरमायाकारी करते हैं। ये इन 4 पे डिपेंड करता है फाइनेंशियल सेक्टर। खासकर फाइनेंशियल सेक्टर में ये 4 प्लेयर्स ज्यादा होते हैं। कौन? बैंकिंग, इंश्योरेंस, स्टॉक मार्केट, कैपिटल मार्केट, NBFCS, हाउसिंग, जिसमें हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां आ जाती है। तो फाइनेंशियल सेक्टर क्या है? फाइनेंशियल सेक्टर एक वसी शोबा है जिसमें तमाम इदारे और कंपनियां शामिल होती है जो पैसों के लेन देन की खदमात फराहम करती है। मतलब ये मईशत का वो हिस्सा है जो बैंकिंग, इंश्योरेंस और कर्ज जैसी सहूलियात फराहम करता है। इसमें बैंकिंग, इंश्योरेंस और गवर्नमेंट इदारे होते हैं, और जो इन पर नज़र रखता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट
फाइनेंशियल मार्केट क्या है? पहले हम मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट क्या है, ये क्या है। मार्केट वो जगह है जहां दो या दो से ज्यादा बायर्स और सेलर्स हो। मिसाल के तौर पर आप फ्रूट मंडी में जाइए, सब्जी मंडी में जाइए या किसी और मंडी में, वहां मार्केट में तीन चीजों का होना लाजमी है। एक, वहां बायर होना चाहिए, दूसरा सेलर, एक बेचने वाला, दूसरा खरीदने वाला, और तीसरा है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो जब हम मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट क्या होता है? मार्केट वो जगह होती है जहां दो या दो से ज्यादा बायर्स और सेलर्स हो, उसको हम मार्केट कहेंगे। अब फाइनेंशियल मार्केट क्या है? फाइनेंशियल मीन्स पैसा, पैसे का मार्केट। जब हम आम मंडी की बात करते हैं, आम मार्केट की बात करते हैं, फ्रूट मंडी की, सब्जी मंडी की या किसी और मंडी की, वहां क्या देखने को मिलता है बिकने में? सब्जी, फ्रूट्स वगैरह। लेकिन ये वो फाइनेंशियल मार्केट है, यहाँ सब्जी और फ्रूट्स या गुड्स एंड सर्विस आपको देखने को नहीं मिलेंगे बेचने को, बल्कि यहाँ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड करेंसी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ उसका एक्सचेंज होता है, उनकी बाइंग एंड सेलिंग होती है। किस चीज की? शेयर्स, बॉन्ड्स एंड करेंसी। तो अब फाइनेंशियल मार्केट क्या है? फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी जगह या निजाम है जहां पैसे और असासे डिजिटली बिकते हैं। डिजिटली फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी जगह या निजाम है जहां पैसे और असासे डिजिटली बिकते हैं, यानी शेयर्स एंड बॉन्ड्स। जिस तरह आम मार्केट में फ्रूट्स, कपड़े या सब्जियां बिकती है। जब हम आम मार्केट में जाते हैं हम देखते हैं क्या? फ्रूट, सब्जियां, कपड़े, राइस वगैरह वगैरह। लेकिन फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट है या वो जगह है जहां क्या? पैसे और असासे डिजिटली बिकती है। डिजिटली बॉन्ड्स एंड शेयर्स यहाँ डिजिटली बिकते हैं। जिस तरह आम मार्केट में सब्जियां या फ्रूट्स या कुछ और बिकते हैं। मैंने कहा फाइनेंशियल मार्केट उस जगह निजाम का नाम है जहां पैसे और असासे डिजिटली बिकते हैं, यानी शेयर्स और बॉन्ड्स। जिस तरह आम मार्केट में फ्रूट्स और कपड़े बिकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने किसी कंपनी का, चाहे जोमैटो हो, टाटा हो, रिलायंस हो, उसका शेयर खरीदा। मैंने उसका शेयर खरीदा। किसी बंदे ने तो भेजा होगा, किसी ने भेजा, मैंने खरीदा। कल मैंने भेजा, किसी और ने खरीदा। इस तरह की खरीद फरोख्त आपको फाइनेंशियल मार्केट्स में देखने को मिलेगी। किसी बंदे ने शेयर भेजा, मैंने खरीदा, मुझे जरूरत पड़ी कल परसों की, मैंने भेजा, किसी और ने खरीदा। डिजिटली इस तरह की खरीद फरोख्त आपको फाइनेंशियल मार्केट्स में देखने को मिलेगी। अब फाइनेंशियल मार्केट्स और फाइनेंशियल सेक्टर में थोड़ी सी फर्क क्या है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हम बात कर रहे थे फाइनेंशियल मार्केट की, तो फाइनेंशियल मार्केट और फाइनेंशियल सेक्टर में फर्क क्या है? फाइनेंशियल सेक्टर एक इंडस्ट्री का नाम है, उसमें तमाम आता है। बैंक्स आते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज आती है, स्टॉक एक्सचेंज आता है, NBFCs जो मैंने आपको दिखाया। लेकिन फाइनेंशियल मार्केट उसका एक हिस्सा है। ये वो जगह है जहां शेयर्स और बॉन्ड्स बिकते और खरीदे जाते हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स की बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स को समझने के लिए सबसे पहले हम फाइनेंशियल मार्केट्स की बेसिक टर्म्स को समझेंगे, ताकि हमें फाइनेंशियल मार्केट अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। बेसिक टर्म्स क्या है? बेसिक टर्म है सिक्योरिटी। फाइनेंशियल मार्केट में सिक्योरिटी क्या है, इक्विटी क्या है, डेट क्या है या बॉन्ड क्या है, इसको समझना पड़ेगा। सिक्योरिटी मीन्स ये एक किस्म का सबूत होता है, एक किस्म की सर्टिफिकेट होती है जो कंपनी आपको देती है। जिस कंपनी के आप शेयर्स खरीदते हैं या बॉन्ड्स, वो आपको कागज या सर्टिफिकेट पे लिख के देता है कि आपने ये शेयर खरीदा है। अब इस पर्टिकुलर पार्ट या पर्टिकुलर हिस्से का आप मालिक हैं। आप इस प्रॉपर्टी को कल बेच भी सकते हो या अपने पास भी रख सकते हो। ये सर्टिफिकेट होती है, ये सिक्योरिटी होती है। सिक्योरिटी इज अ प्रूफ that its holder is eligible to receive a certain amount of money at a particular time। ये एक सबूत होता है किसी कंपनी
कि आपने किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदा और अगर आप चाहे तो कल बेच भी सकते हो, क्योंकि आपके पास सर्टिफिकेट है यानी सिक्योरिटी है, आप इसको कल बेच भी सकते हो। अगर आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा कल किसी और को भी बेच सकते हो, क्योंकि आपके पास सिक्योरिटी है, सबूत है, सर्टिफिकेट है कि आपने पैसे दिए हैं, आपने खरीदा है कुछ। पॉइंट नंबर 2, इक्विटी। इक्विटी मीन्स ओनरशिप। अगर आप किसी कंपनी के कुछ शेयर्स या बॉन्ड्स को खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के उस हिस्से के मालिक बन जाते हैं, शरीक बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक दोस्त है, उसकी एक बिरयानी की दुकान है जिसकी मालियत 10 लाख की है, लेकिन उसको चाहिए 2 और लाख ताकि वो अपनी कारोबार को और आगे बढ़ाए। मैंने उसको 2 लाख दिए हैं। मैंने कहा कि मैं आपको 2 लाख देता हूँ, लेकिन मैं आपके इस बिरयानी की दुकान जो है इसका मैं आपका शरीक बन जाता हूँ। इक्विटी मीन्स दैट मैं उसका शरीक बन जाता हूँ 20% का। जब मैंने उसको 2 लाख दिए हैं, जो उसकी दुकान थी 10 लाख उसकी मालकियत थी, मैंने उसको 2 लाख दिए, तो अब आज के बाद जो वो दुकान, बिरयानी की दुकान, जितना भी वो कल कमाएगी उसका 20% मुझे मिलेगा, क्योंकि अब मैंने 2 लाख दिए कि मैं उसका शरीक बन गया हूँ। उसी तरह आप और मैं जब हम किसी कंपनी के शेयर्स या बॉन्ड्स को खरीदते हैं, हम उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं, अगर थोड़े से हिस्से के ही क्यों ना हो, लेकिन उसके मालिक बन जाते हैं। दूसरी बात है डेट या बॉन्ड। अगर हम किसी बंदे को कर्ज देंगे, कर्ज में हम उसके शरीक नहीं होते हैं। आप बैंक पे गए, बैंक ने आपको 10 लाख दिया, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, आप किस पे खर्च करो, किस पे मत, बैंक को इससे कोई मतलब नहीं, उसको अपने इंटरेस्ट से मतलब होता है। जो कर्जा देता है, क्योंकि वो शरीक नहीं होता है, जब शरीक, इक्विटी मीन्स ओनरशिप। दूसरा हुआ कर्जा, चाहे आपने बैंक से लिया है, किसी बंदे से लिया है, उसको आपके कारोबार से कोई लेना देना नहीं, उसको अपने इंटरेस्ट से मतलब है। टाइम गुजरने के बाद आप इंटरेस्ट के साथ आपको वो वापस करना होगा। लेकिन जब हम इक्विटी की बात करते हैं, इक्विटी में हम शरीक बन जाते हैं। जब हम किसी कंपनी के शेयर्स या बॉन्ड्स को खरीदते हैं तो मीन्स दैट हम उस कंपनी के थोड़े से हिस्से के मालिक बन जाते हैं। जितने हम ज्यादा खरीदेंगे उतने हिस्से का ज्यादा मालिक हम बन जाते हैं। इक्विटी का फायदा क्या है? ओनरशिप। जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो आपको ओनरशिप मिलती है, हिस्सेदारी, ओनरशिप। प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड, जब वो कल मुनाफा कमाएगी आपको मुनाफा मिलेगा, किसकी सूरत में? उनको कहते हैं डिविडेंड, DRVR। राइट टू वोट, आपको हक मिलता है कि आप वोट करें। मिसाल के तौर पर कल उस कंपनी का कोई हेड मुंतखब करना है या किसी और को या किसी मैनेजर को सिलेक्ट करना है, आपको भी हक मिलेगा परसेंटेज के हिसाब से कि आपने कितना उस कंपनी में शेयर खरीदे हैं, उसके हिसाब से आपको वोट का हक भी मिलेगा। और इनकम, इनके साथ बैंकरप्सी, पैसा डूब सकता है। मिसाल के तौर पर अगर खुदा न खास्ता कल कंपनी डूब गई या दिवालिया हो गई, या जिस तरह मैंने आपको कहा कि मैंने वो दुकान में मैं उसका शरीक बन गया, अगर वो खुदा न खास्ता कल वो दुकान जल गया या कुछ और हो गया, तो सिर्फ एक बंदे के पैसे नहीं डूबे, उसके मेरे भी 2 लाख गए, उसके 8 लाख भी गए और मेरे 2 लाख भी। इसी तरह अगर कंपनी का कल नुकसान हुआ तो जो शरीक होता है, इक्विटी जो उसका शरीक होता है, उसमें सारों का, जिसने भी उसमें शिरकत की, इक्विटी जिसने हिस्सा लिया, सारों का नुकसान हो जाता है, सिर्फ एक बंदे का नहीं। लेकिन डेट, जब हम कर्जे की बात करते हैं, आपने कर्जा लिया, इसमें आपको कोई नुकसान नहीं होता। आपने कर्जा किसी को दिया, आपको अपना कर्जा वापस चाहिए और इंटरेस्ट के साथ चाहिए, चाहे वो मरे या बचे। ये फायदा है इसमें उसमें। डेट में या बॉन्ड किसको कहते हैं? बॉन्ड जब गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो इशू करती है बॉन्ड, वो हम पढ़ेंगे। जब बॉन्ड कर्जा ही होता है, बॉन्ड कर्जा, जब गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो इशू करता है बॉन्ड, वो हम पढ़ेंगे। डेट, नो ओनरशिप, इक्विटी में ओनरशिप मिलती है, यहाँ ओनरशिप नहीं मिलती है। यहाँ राइट टू वोट, यहाँ आपको वोट का हक मिलता है, यहाँ आपको कोई वोट का हक नहीं है, आपको
फिक्र ही नहीं है कौन बने कौन ना बने। आपको कंपनी के फैसलों से कोई हक नहीं बनता, वो क्या करे कंपनी क्या ना करे। नो रिस्क, यहाँ आपको रिस्क नहीं है क्योंकि आपने कर्जा दिया है। आपको पता है मैंने कर्जा दिया है, मुझे इंटरेस्ट के साथ वापस मिलेगा। लेकिन यहाँ रिस्क है, अगर कंपनी डूब गई और आपका पैसा भी डूब सकता है। और राइट टू वोट, कैपिटल एप्रिसिएशन, अगर कंपनी तरक्की कर गई तो आपके पैसे भी आगे बढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर आपने जितने भी शेयर्स खरीदे या बॉन्ड्स, जितना भी हिस्सा आपने कंपनी में लिया, कंपनी आगे बढ़ेगी तो आपकी इनकम में भी इजाफा हो जाएगा। हम फाइनेंशियल मार्केट्स की बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स में इक्विटी खरीदने का मतलब है आप किसी कंपनी की कामयाबी और नाकामी दोनों में उसके बराबर के शरीक है। अगर कंपनी आगे बढ़ गई तो आपका भी फायदा होगा उसमें, अगर खुदा न खास्ता कंपनी डूब गई तो उसमें आपका भी बराबर का नुकसान होगा। फाइनेंशियल मार्केट्स की जब हम बात करते हैं, ब्रिंग्स इन्वेस्टर्स एंड बारोअर्स टुगेदर। फाइनेंशियल मार्केट्स brings investors and borrowers together. Here is the example. Financial markets, investors, borrowers, financial markets, financial institutions, e.g. banks, investors are also known as money lenders. This unit is having the surplus money. Borrowers are either government or companies. So it is clear that financial markets brings both together. मैंने कहा माय डियर फ्रेंड्स, फाइनेंशियल मार्केट्स में इक्विटी खरीदने का मतलब है किसी कंपनी के बराबर के शरीक होना, चाहे वो कंपनी जीते या हारे। इक्विटी का मतलब है शरीक होना बराबर, चाहे वो जीते या हारे, बराबर के शरीक। मैंने ये भी कहा फाइनेंशियल मार्केट्स ब्रिंग्स इन्वेस्टर्स एंड बोरोवर्स टुगेदर। हियर इज द एग्जांपल। फाइनेंशियल मार्केट्स ब्रिंग लाता है इन्वेस्टर, जो इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पैसा, जिनके पास सरप्लस मनी, मैंने पहले भी कहा सरप्लस मनी, जिनके पास ज्यादा पैसा होता है वो इन्वेस्ट करते हैं कहाँ,
फाइनेंशियल मार्केट्स में वो किनको पैसा देते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक्स को, बैंक किनको पैसा देता है, बारोवर्स को। बारोवर्स में कौन आते हैं, बारोवर्स में आते हैं इधर गवर्नमेंट या कंपनी जो पैसा लेती है, जिनको पैसे की जरूरत होती है। तो इस तरह ये काम करता है। इन्वेस्टर्स आर आल्सो नोन एज मनी लेंडर्स। दिस यूनिट इज हैविंग द सरप्लस मनी। ये यूनिट जो है इन्वेस्टर्स, इनके पास सरप्लस मनी होता है। जहां से पैसा निकाला जाता है वो जाता है फाइनेंशियल मार्केट्स में, बैंक्स के पास। और बैंक उसको कहाँ डालता है, बारोवर जिनको पैसे की जरूरत, जो मैंने टॉपिक के शुरुआत में ही कहा। तो सरप्लस मनी को वहां जाता है, जहां डिफिसिट है, जहां कमी है, वहां जाता है। तो ये रहा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कौन कौन से आते हैं, बैंक, जितने भी बैंक आते हैं। ये इन्वेस्टर्स होते हैं, ये बारोवर्स होते हैं। बारोवर्स में चाहे गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़े, चाहे कंपनीज को, जो जिनके पास ज्यादा पैसा होता है वो इन्वेस्ट करते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स में। ये उनको थोड़ा इंटरेस्ट देता है, मुनाफा, और फिर बारोवर्स को देता है, और इनसे सूद हासिल करके इनका ऐसे ही काम चलता है। Investors are also known as money lenders. This unit is having the surplus money. इस यूनिट के पास सरप्लस मनी है, वो जाता है यहाँ और फिर जाता है बारोवर्स के पास। हम फाइनेंशियल मार्केट्स की बात कर रहे हैं। जिन लोगों के पास सरप्लस मनी होता है वो फाइनेंशियल मार्केट्स में आते हैं और पैसा इन्वेस्ट करते हैं। वो दूसरा ग्रुप जिन्हें पैसे की ज़रूरत होती है वो उधार लेते हैं, उनको कहते हैं बारोवर्स। इस तरह फाइनेंशियल मार्केट में एक ग्रुप होता है जिसके पास सरप्लस मनी होता है, और दूसरा ग्रुप होता है जो डिफिसिट का शिकार है। इस तरह फाइनेंशियल मार्केट वो जगह है जहां गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज नहीं होती, बल्कि पैसा एक्सचेंज होता है। जिस तरह आम मार्केट में बहुत सारी किस्में होती है, मिसाल के तौर पर फ्रूट मंडी, सब्जी मंडी वगैरह वगैरह मंडी, इसी तरह फाइनेंशियल मार्केट्स की भी दो किस्में हैं। एक है मनी मार्केट, दूसरा है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम के लिए होता है। मनी मार्केट लेस देन 1 year and regulated by Reserve Bank of India. Capital market more than 1 year and regulated by SEBI, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जिस तरह आम मार्केट, जिस तरह हम जाते हैं सब्जी मंडी जाते हैं, फ्रूट मंडी या किसी और मंडी में, इसी तरह मनी मार्केट में दो किस्में हैं। एक है मनी मार्केट जहाँ सिर्फ 1 साल के लिए पैसे का कारोबार होता है, और दूसरा है कैपिटल मार्केट जहाँ 1 साल से ज़्यादा के लिए हम पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम इनको पढ़ेंगे और फिर मनी मार्केट फाइनेंशियल मार्केट का वो हिस्सा है जहां कम मुद्दत, शॉर्ट टर्म के लिए पैसों का लेन देन होता है। मनी मार्केट से मुराद वो बाजार है जहां मालियाती दस्तावेजात, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की तजारत होती है जिनकी मुद्दत 1 साल या इससे कम होती है। इसे कलील मुद्दती कर्जों का बाजार भी कहा जाता है। मनी मार्केट को क्या कहा जाता है? कलील मुद्दती कर्जों का बाजार। यहाँ शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स दस्तियाब होते हैं। यहाँ ज़्यादातर बड़े बैंक, हुकूमतें और मालियाती इदारे हिस्सा लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। अगर किसी बैंक को
एक दिन के लिए या एक हफ्ते के लिए कर्जा चाहिए तो वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा मनी मार्केट की तरफ। गवर्नमेंट को अगर शॉर्ट टर्म के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो कहाँ जाएगी? गवर्नमेंट जाएगी मनी मार्केट की तरफ। फर्म्स को अगर शॉर्ट टर्म के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो कहाँ जाएगी? वो जाएंगे मनी मार्केट की तरफ। अब क्वेश्चन है, क्या आप और मैं भी मनी मार्केट में जा सकते हैं? इसका जवाब मैं बाद में दे दूंगा, क्योंकि अभी तक अलाउड नहीं था, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने कुछ ऐलान किया है कि ट्रेजरी बिल जो है उसमें आम आदमी, जिसे हम कहते हैं, वो भी हिस्सा ले सकता है। मीन्स दैट वो भी उन ट्रेजरी बिल्स को खरीद सकता है। पहले आप और मैं इसमें हिस्सा नहीं ले सकते थे। किसमें? मनी मार्केट में। लेकिन ट्रेजरी बिल्स जो मनी मार्केट का ही एक हिस्सा है जिसको हम पढ़ाएंगे, उसमें गवर्नमेंट ने कहा ये आम बंदा भी खरीद सकता है। अब है फंक्शन ऑफ द मनी मार्केट। ऑफ द मनी मार्केट। मनी मार्केट मईशत में रीढ़ की हड्डी जिसे कहते हैं ना, वो हैसियत रखता है। मनी मार्केट मईशत में रीढ़ की हैसियत रखता है। इसके मनी मार्केट के चंद अहम फ़राइज़ है, वो ये है। नंबर 1 है फंक्शन, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म फंड्स। नंबर 2 यूटिलाइजेशन ऑफ सरप्लस मनी। नंबर 3 हेल्पिंग द गवर्नमेंट नंबर 4 लिक्विडिटी मैनेजमेंट। इनको हम थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह मनी मार्केट समझ में आ जाएगा। मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म फंड्स, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे बैंक्स हो या मालियाती इदारे हो, जिन्हें शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए, मिसाल के तौर पर उन्हें खाम माल खरीदना है या अपने एम्प्लॉयर्स को तनख्वाह देनी है, लेकिन पैसे खत्म हो गए, शॉर्ट हो गए, तो कहाँ जाएंगे? वो जाते हैं मनी मार्केट की तरफ। मनी मार्केट यहाँ शॉर्ट टर्म के लिए उनको पैसे देते हैं, फिर जब उनके पास पैसा आ जाता है वो वापस करते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स। यूटिलाइजेशन ऑफ सरप्लस मनी, जिन इदारों, बैंकों के पास या इदारों के पास सरप्लस मनी होता है, ज्यादा पैसा होता है, मनी मार्केट उन्हें कहते हैं कि आओ इन्वेस्ट करो मनी मार्केट में, हम आपको इंटरेस्ट दे देंगे। और वो वही पैसा उस एरिया को देती है जिनको पैसों की जरूरत होती है, जहाँ शॉर्टेजेस होती है, दूसरे ग्रुप को देती है। जिस तरह मैंने ये भी कहा कि चाहे बैंक हो, गवर्नमेंट हो, मालियाती इदारे हो, जिनको शॉर्टेज हो जाती है, प्रॉब्लम्स हो जाती है पैसे की, वक्त पे उनको पैसा नहीं होता है, तो यूटिलाइजेशन ऑफ सरप्लस मनी, जिन लोगों के पास ज्यादा पैसा होता है मनी मार्केट में वो मनी मार्केट में आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और मनी मार्केट वो पैसा दूसरे ग्रुप को देता है। हेल्पिंग द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को कभी कभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम चलता है, जो गवर्नमेंट काम करती है, वहाँ पैसों की जरूरत पड़ती है। अब गवर्नमेंट कहाँ जाएगी? जब तक टैक्स आ जाएगा, तब तक गवर्नमेंट जाती है कहाँ? मनी मार्केट की तरफ। जब वो मनी मार्केट की तरफ जाते हैं तो वो वहां से पैसा हासिल करते हैं उन प्रोजेक्ट्स के लिए। तो इस तरह ये मनी मार्केट किसको मदद करता है? गवर्नमेंट को भी, फर्म्स को भी, मालियाती अदारे, बैंक्स को भी। इस तरह लिक्विडिटी मैनेजमेंट, जिन बैंक्स के पास कैश कभी कभी कम हो जाता है, कुछ बैंक्स के पास कैश कम हो जाता है, क्योंकि रूल्स होती है इतना कैश होना चाहिए हर बैंक के पास, तो वो बैंक कहाँ जाएगा? वो मनी मार्केट की तरफ रुख करेगा और दूसरे बैंक से कर्जा लेता है। इस तरह बैंक आपस में एक दिन के लिए या 14 दिन के लिए, जिसको हम अभी पढ़ेंगे उन बिल्स को,
कर्जा लेते हैं तो उस कैश मैनेजमेंट को लिक्विडिटी नकद रकम जो होती है, लिक्विडिटी मैनेजमेंट, नकद रकम की दस्तियाबी जो होनी चाहिए उसको वो मैनेज करता है कौन? मनी मार्केट। ये रहा मनी मार्केट की थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि इसके फंक्शंस क्या है। अब हम पढ़ेंगे वो, हमने फंक्शंस ऑफ द मनी मार्केट पढ़ा है, अब फीचर्स पढ़ेंगे जिसपे आपको खास तवज्जो रखनी है। फीचर्स क्या है? मनी मार्केट फीचर्स, इट इज ए मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म अप टू 1 ईयर। ये वो मार्केट है जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, सिर्फ 1 साल के लिए। रेगुलेट कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसको? मनी मार्केट को, कैपिटल मार्केट को नहीं। लेस रिस्क इन दिस मार्केट, इस मार्केट में रिस्क कम होती है। क्यों? ड्यू टू लेस मैच्योरिटी, ओनली 1 ईयर, सिर्फ 1 साल के लिए पैसा जाता है या उससे कम टाइम के लिए। और दूसरा पॉइंट ये है, यहाँ जो कर्जा लेने वाले लोग होते हैं वो बैंक्स होते हैं, गवर्नमेंट होती है और फर्म्स होती है, ज्यादातर गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के डिफॉल्ट होने का खतरा बहुत कम होता है। क्या गवर्नमेंट पैसा वापस नहीं कर सकती? अगर हर कोई डूब सकता है, लेकिन गवर्नमेंट के डूबने के चांसेस 0% होते हैं कि वो जरूर पैसा वापस करती है, इसलिए यहाँ रिस्क कम होती है। हियर द पब्लिक पार्टिसिपेशन इज लेस, यहाँ पब्लिक की पार्टिसिपेशन इस मार्केट में कम है। उसकी वजूहत मैंने आपको कहा है कि यहाँ ज्यादातर गवर्नमेंट, बैंक्स और बड़े मालियाती इदारे हिस्सा लेते। आप और मैं इसमें हिस्सा नहीं ले सकते थे, लेकिन फिर मैंने कहा है कि ट्रेजरी बिल्स में, टी बिल्स में गवर्नमेंट ने कहा कि वो आम लोग भी खरीद सकते हैं, लेकिन इसीलिए। और कैपिटल मार्केट में जिसमें शेयर्स और बॉन्ड्स होती है, उसमें आप भी खरीदते हैं और मैं भी, तमाम दुनिया उसमें शामिल हो सकती है। यहाँ पब्लिक की पार्टिसिपेशन लेस है, यहाँ ज्यादातर गवर्नमेंट, बैंक्स और बड़े मालियाती इदारे ही यहाँ इस मार्केट में हिस्सा लेते हैं। Here the public participation is less as compared to capital market. कैपिटल मार्केट में आप और मैं भी हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन इस मार्केट में नहीं। पॉइंट 2, मनी मार्केट डज नॉट प्रोवाइड इक्विटी। ये मार्केट वो मार्केट है जहां इक्विटी, हिस्सेदारी नहीं चलती, क्योंकि गवर्नमेंट आपको हिस्सेदार नहीं बनाएगा। क्या गवर्नमेंट अपनी प्रॉपर्टी का हिस्से आपको दे देगा? क्या देगा? आप पैसे दो, हमारी प्रॉपर्टी का हिस्सा आपको मिलेगा। तो आप और मैं कब चैलेंज करेंगे गवर्नमेंट को कि ये प्रॉपर्टी हमारी है? इसलिए यहाँ इक्विटी नहीं चलती। इस मार्केट में इक्विटी, हिस्सेदारी, ओनरशिप नहीं चलती है, वो कैपिटल मार्केट में चलती है। फाइनेंशियल मार्केट्स की मैंने बात की। फाइनेंशियल मार्केट का पहला हिस्सा जो है मनी मार्केट। मनी मार्केट में इक्विटी नहीं चलती। यहाँ सिर्फ आप गवर्नमेंट को कर्जा दे सकते हैं, बैंक को कर्जा दे सकते हैं, वो बैंक फिर आपको वापस देंगे मुनाफे के साथ। वो मुनाफा किस सूरत में, वो मैं बाद में समझा दूंगा, चाहे किस सूरत में वो देता है आपको। लेकिन यहाँ हिस्सेदारी नहीं चलती। इस मार्केट में आप गवर्नमेंट के हिस्सेदार नहीं बन सकते, वरना आप और मैं कर क्लेम करेंगे ये प्रॉपर्टी भी हमारी, हम भी गवर्नमेंट के हिस्सेदार हैं। तो यहाँ इक्विटी नहीं चलती। मनी मार्केट डज नॉट प्रोवाइड इक्विटी बट ओनली डेट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक बॉन्ड्स ओनली। यहाँ बॉन्ड चलते हैं, गवर्नमेंट आपसे कर्जा लेगी और फिर उसका मुनाफा देगी, दैट इज ऑल। इतना काफी है, लेकिन हिस्सेदार गवर्नमेंट आपको नहीं बनाएगी या बैंकर्स नहीं बनाएंगे। इस मार्केट में इक्विटी नहीं होती, यानी हिस्सेदारी नहीं। इस मार्केट में उधारी चलती है, ये उधार ले सकते हैं। मनी मार्केट इन्वॉल्व शॉर्ट टर्म लेंडिंग एंड बोरोइंग। मनी मार्केट इन्वॉल्व शॉर्ट टर्म लेंडिंग एंड बोरोइंग। मनी मार्केट वो मार्केट होता है जहां शॉर्ट टर्म के लिए लेंडिंग एंड बोरोइंग चलती है। इसको कहेंगे, इसके साथ है ये डेबिट इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये रहा छोटा छोटा इंट्रोडक्शन मनी मार्केट क्या है। मनी मार्केट में क्या चलता है? वहाँ बॉन्ड्स चलते हैं, इक्विटी नहीं चलती है। शॉर्ट टर्म 1 ईयर के लिए तो रिजर्व को रेगुलेट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ रिस्क कम होते हैं क्योंकि ज्यादातर कर्जा कौन लेती है? गवर्नमेंट लेती है, वो जो पैसे को वापस 100% कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, हमने मनी मार्केट पढ़ा है, फंक्शंस पढ़ी है, फीचर्स पढ़ी है। अब है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट में क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट में जब गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो क्या करता है? वो एक किस्म का एक डॉक्यूमेंट इशू करता है जिसको कहते हैं T-bills, cash management bills, ways and means advances।
ये इशू करता है और कहते हैं कि आओ इनको खरीदो। मिसाल के तौर पर अगर आपने ये खरीदा है 90,000 में, तो आपको मिलेगा 1 लाख 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद आपको डिस्काउंट पे ये मिलती है ये बिल्स। जब एक फर्म को पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, जो रिप्यूटेड फर्म हो, पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, वो क्या करेगी, वो इशू करती है सी पेपर। सी पेपर मीन्स उसे पैसे की ज़रूरत है और वो कैसे मिलते हैं, वो डिस्काउंट पे मिलती है। डिस्काउंट पे मीन्स जो मैंने कहा, अगर आपको लिखिएगा वहाँ फेस वैल्यू होगा 1 लाख मिलेगा आपको मिलेगी वो 90,000 में या 95,000 में। डिस्काउंट पे वो मिलती है। जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मतलब बैंकों को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो कहाँ जाएंगे, वो भी जाते हैं मनी मार्केट में, वो भी इशू करते हैं इसी तरह सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉल मनी, ये इशू करते हैं कि हमें पैसे की ज़रूरत है, हम आपको पैसा देंगे इंटरेस्ट के बदले में। यहाँ होता है डिस्काउंट, यहाँ इंटरेस्ट नहीं होता बल्कि डिस्काउंट, वो हम पढ़ेंगे। तो इन 3 बिल्स को, ये बिल्स होती है जो इशू की जाती है कि हमें पैसे की ज़रूरत है, आप इनको खरीदो 3 महीने या 4 महीने के बाद या 6 महीने के बाद, जो हम पढ़ेंगे कितना टाइम लगता है इनको, उसके बाद आपको मुनाफा मिलेगा इसका। तो अब हम जाएंगे गवर्नमेंट टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स, कैश मैनेजमेंट बिल्स एंड वेज एंड मीन्स एडवांसेस को समझेंगे। फिर सी पेपर फर्म इशू करती है, फिर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कॉल मनी। जब भी गवर्नमेंट को, बैंक्स को या फर्म्स को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो कहाँ जाती है, वो आपके पास और मेरे पास नहीं जाएंगे ना, वो जाते हैं मनी मार्केट की तरफ। समझ में आ गया। अब हम जाए फ्रेंड्स, अब हम ट्रेजरी बिल्स, टी बिल्स की तरफ जाएंगे। ध्यान रखिए, ट्रेजरी बिल्स जिनको शॉर्ट में टी बिल्स भी कहते हैं, ट्रेजरी बिल्स आर शॉर्ट टर्म डेबिट इंस्ट्रूमेंट्स। ये शॉर्ट टर्म के लिए कर्जा होता है। कितने, 14 दिन के लिए कोई ले सकता है, 91 डेज के लिए 182 एंड 364, 1 साल से कम मैंने कहा है शॉर्ट टर्म के लिए। 14 डेज कम अज कम, 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज के लिए ये होता है शॉर्ट टर्म के लिए कर्जा। दीज आर इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इनको कौन इशू करता है टी बिल्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो टी बिल्स को इशू करे। दीज आर डिस्काउंटेड सिक्योरिटीज। मैंने पहले भी कहा कि यहाँ डिस्काउंट मिलता है, गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट नहीं देती है लेकिन डिस्काउंट। एंड दस आर इशूड एट डिस्काउंट फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मिसाल के तौर पर जब ट्रेजरी बिल इशू होती है उस पर लिखा होता है हम आपको 1 लाख रुपए देंगे फलानी डेट से लेकर आज से लेकर 6 महीने के बाद, और जब आप उसको खरीदेंगे आपको वो 1 लाख में नहीं मिलेगी, 94,000 या 90,000 के आसपास आपको मिलेगी। जो ये 6,000 या 10,000 आपको मिलेंगे, ये आपको मुनाफा मिलेगा। जिस तरह हम बैंक के पास जाते हैं हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट इंटरेस्ट नहीं देती, वो डिस्काउंट देती है। ट्रेजरी बिल पे लिखा होगा फेस वैल्यू पे 1 लाख मिसाल के तौर पर मिलेगी आपको वो 90,000 में या 94,000 में मिलेगी। 3 महीने के लिए या 6 महीने के लिए, जितना भी टाइम होता है उस डेट के लिए मिलेगी आपको, और उस पर डिस्काउंट होगा ताकि आपको मुनाफा मिले। These are discounted securities and thus are issued at discount face value. जो फेस वैल्यू होता है उसे कम। टी बिल्स आर आल्सो नोन एज जीरो कूपन बॉन्ड्स। इनको जीरो कूपन बॉन्ड्स भी कहते हैं बिकॉज जीरो इंटरेस्ट पेमेंट, जीरो इंटरेस्ट, इन पे कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। इशूड एट ए डिस्काउंट, ये डिस्काउंट पे इशू होती है, इन पे इंटरेस्ट कोई नहीं होता है। टी बिल्स आर रिस्क फ्री, ये रिस्क फ्री होती है क्योंकि इनके पीछे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होती है जो गारंटर होता है कि हम आपको पे करेंगे अगर आप ये खरीदते हैं। इशूड एट ए डिस्काउंट ऑन देयर फेस वैल्यू, जो फेस वैल्यू होती है उससे कम कीमत में आपको ये मिलेगी। नॉट इंटरेस्ट इज पेड ऑन देम, तो टी बिल्स पे इंटरेस्ट नहीं है। promissory issued by Reserve Bank of India on behalf of the government। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से जिम्मेदारी लेती है कि हम आपको ये अमाउंट अदा करेंगे इस डेट को, अगर आप जो इसको खरीदने वाले होते हैं। ये रहा ट्रेजरी बिल्स, शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा हमने ट्रेजरी बिल्स, टी बिल्स पढ़ा है।
उनको कौन इशू करता है? गवर्नमेंट। अब है कैश मैनेजमेंट बिल, ये कौन इशू करता है? गवर्नमेंट। वेज एंड मीन्स एडवांसेस कौन इशू करता है? गवर्नमेंट। क्यों इशू करता है? जब गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो इशू करता है, आओ इनको खरीदो और हमें पैसा दो। कैश मैनेजमेंट बिल, द कैश मैनेजमेंट बिल्स आर इशूड बाय गवर्नमेंट आर वेरी सिमिलर टू ट्रेजरी बिल्स। ये भी उन जैसी है जिस तरह ट्रेजरी बिल्स होती है, उसी तरह कैश मैनेजमेंट बिल होती है। इसका टाइम पीरियड होता है, दे आर इशूड फॉर अ पीरियड लेस देन 91 डेज। 91 डेज के लिए गवर्नमेंट को कर्जा चाहिए, जो इनको खरीद सकता है तो खरीदे। इस पे डिस्काउंट मिलता है, चाहे 7,000 8,000 1 लाख में कितना भी होगा तो लोगों को फायदा मिलता है, इंटरेस्ट नहीं। दे आर इशूड फॉर ए पीरियड लेस देन 91 डेज। दीज बिल्स आर आल्सो इशूड एट डिस्काउंट ऑन फेस वैल्यू। फेस वैल्यू अगर होगा, मैंने कहा 100 रुपये, तो आपको 97 रुपीज़ में ये बिल मिलेगी या 95 रुपीज़ में बिल मिलेगी। तो फेस वैल्यू से कम कीमत में आपको ये बिल मिलेगी। वेज एंड मीन्स एडवांसेस, ये कौन इशू करता है? गवर्नमेंट। वेज एंड मीन्स एडवांसेस आर इंट्रोड्यूस्ड इन 1997 में ये इंट्रोड्यूस हुआ। मैच्योरिटी 90 डेज, ये भी 90 डेज के लिए ये होता है। इट इज अ शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू द गवर्नमेंट। ये शॉर्ट टर्म, जब गवर्नमेंट को कर्जे की शॉर्ट टर्म के लिए कर्जे की जरूरत होती है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको वो प्रोवाइड करता है। A temporary loan facility to the central and state government. वेज एंड मीन्स एडवांसेस में न सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को कर्जा मिल सकता है, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट भी जा सकते हैं कि हमें भी कर्जा चाहिए, क्योंकि सेंट्रल को भी चाहिए, स्टेट को भी फंड चाहिए, कभी कभी जरूरत पड़ती है, तो वो भी जा सकती है यहाँ दोनों के लिए। टेम्परेरी लोन फैसिलिटी टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट उसको इसके जरिए वेज एंड मीन्स के जरिए 90 डेज के लिए कर्जा मिल सकता है। इंटरेस्ट इज चार्जेड एट द एग्जिस्टिंग रिपो रेट। रिपो रेट के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर 90 डेज से ज़्यादा के लिए गवर्नमेंट ने पैसा ले लिया तो उसको फिर कहते हैं ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट में आपको रिपो रेट प्लस 2% इंटरेस्ट रेट के साथ आपको पैसा वापस करना होगा। जब हुकूमत के पास टैक्स का पैसा आने में देर हो, लेकिन इसे पूरी खर्च करना हो, मिसाल के तौर पर रोड्स पे हो, कंस्ट्रक्शन हो, कोई हो, मजबूरी हो पैसा खर्च करना है, लेकिन नहीं है, टैक्स का पैसा भी आया नहीं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ये एडवांस में लेती है ये पैसा सिर्फ 90 डे के लिए होता है। शरही सूद जो होता है वो रिपो रेट के हिसाब से होता है, इस पे इंटरेस्ट। अगर 90 डे से ज्यादा के लिए लेना चाहते हैं तो उससे ओवरड्राफ्ट कहते हैं, जिस पर रिपो रेट प्लस 2% इंटरेस्ट के हिसाब से देना पड़ेगा। तो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, जब उनको पैसे की जरूरत पड़ती है, जब तक टैक्स का पैसा आ जाता है तब तक वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से थोड़ी देर के लिए कर्जा ले सकती है और वो खर्च कर सकती है। ये रहा ये 3 बिल्स। फ्रेंड्स, हमने टी बिल्स पढ़ा, कैश मैनेजमेंट बिल, वेज एंड मीन्स एडवांसेस, वो इशू करता है गवर्नमेंट। अब फर्म्स क्या इशू करती है? जब फर्म्स को पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो क्या इशू करते हैं? इशूड बाय फर्म्स, उसको कहते हैं कमर्शियल पेपर, सी पेपर। जब किसी फर्म को पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो मनी मार्केट में जाती है और इशू करती है ये बिल्स को। These are called trade bills. These bills are called trade bills. इन बिल्स को ट्रेड बिल्स कहते हैं। These trade bills are called commercial paper. इन ट्रेड बिल्स को कमर्शियल पेपर कहती है। Instruments issued by firm is called commercial paper. Instruments issued by firms उसको कहते हैं commercial paper. These are also issued at a discount on face value. ये भी उसी तरह डिस्काउंट ऑन फेस वैल्यू पे मिलती है। मिसाल के तौर पर लिखा होगा आप 3 महीने के लिए हमें ये पैसा दे दो, हम आपको 90,000 के बदले में 97,000 देंगे। तो ये लिखा होगा डेट, फलानी डेट आज दिया हमने, फलानी डेट 3 महीने के बाद हम आपको पे करेंगे इतनी रकम। इट इज अनसिक्योर्ड, ये अनसिक्योर्ड है, ये सिक्योर्ड नहीं है। अनसिक्योर्ड क्यों है? Unsecured promissory note issued by high net worth companies.
क्योंकि अगर गवर्नमेंट हमसे कर्जा लेगी तो गवर्नमेंट को हम ज़रूर वापस लेंगे। जब कोई कंपनी हमसे कर्जा लेती है तो वो कुछ गिरवी नहीं रखती है। खुदा न खास्ता अगर वो कल खसारे में चली गई, बैंकरप्ट हो गई, तो हम किसके पास जाएंगे? गिरवी तो कुछ भी नहीं है, इसलिए ये अनसिक्योर्ड है। ये गवर्नमेंट की तरह सिक्योर नहीं है। अगर गवर्नमेंट लेता तो सिक्योर्ड होता, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज लेती है, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, गिरवी कुछ नहीं होता। वो पेपर को इशू करते हैं कि फलानी डेट को हम आपको ये पे रकम 90,000 के बदले में 1 लाख दे देंगे। लेकिन अगर वो बैंकरप्ट हो गई, दिवालिया हो गई कंपनी, नुकसान हो गया, तो किसके पास हम जाएंगे? इसलिए ये अनसिक्योर्ड है। इट इज अनसिक्योर्ड प्रोविजनरी नोट इशूड बाय हाई नेटवर्क कंपनीज। और एक बात, हर कोई कंपनी सी पेपर को इशू नहीं कर सकती, वरना आप और मैं भी आज कंपनी खोलते और कल से सी पेपर इशू कर देंगे। हमें पैसे की जरूरत है, लोगों को लूटेंगे। ऐसा नहीं चलता भाई। ये वही कंपनी इशू करती है जो हाई नेटवर्क कंपनी होती है, टाटा हो, रिलायंस हो, एचडीएफसी, जो जिनकी मार्केट में क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छी होती है, जिन पे भरोसा किया जा सकता है, हाँ ये पैसे को वापस लौटा सकते हैं। ऐसे में आप और मैं कंपनी खोलेंगे, लोगों को लूट लिया, ऐसे नहीं चलता है। सी पेपर, उसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है, तभी वो इशू कर सकती है सी पेपर। हर कंपनी सी पेपर को इशू नहीं कर सकती। तो कौन कर सकती है? टाटा, रिलायंस, एचडीएफसी, जिनकी हाई नेटवर्क कंपनीज होती है। इशूड एट डिस्काउंट ऑन फेस वैल्यू, मैंने कहा फेस वैल्यू जो होता है उससे कम कीमत पे आपको मिलेगा। मैच्योरिटी 7 डेज टू 1 ईयर, कहीं पे लिखा है 15 डेज टू 15 डेज टू 1 ईयर, कहीं पे लिखा है 7 डेज टू 1 ईयर, 1 साल के लिए। कमर्शियल पेपर्स आर इशूड बाई लार्जेस्ट प्राइवेट कंपनीज। लार्जेस्ट प्राइवेट कंपनी जो होती है, बहुत बड़ी होती है, जिस तरह मैंने दिखाया है, वो इनको इशू करती है। लेकिन कमर्शियल पेपर वही इशू करता है जिनकी मार्केट में क्रेडिट रेटिंग अच्छी है, जिन पे भरोसा किया जा सकता है, जो भरोसेमंद होती है। कमर्शियल पेपर हर कंपनी इशू नहीं करती, बल्कि वो जो हाई नेटवर्क कंपनीज होंगी वही इशू करते हैं। वरना आप और मैंने कहा कि आप और मैं भी इशू करते थे और लोगों से पैसा जमा कर लेते। सी पेपर को इशू करें। सी पेपर क्या होता है? ये कागज का टुकड़ा होता है जिसपे लिखा होता है इस डेट पे हमने आपको इतनी रकम ले ली, फलानी 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद या 1 साल के अंदर हम आपको इतनी रकम के साथ वापस करेंगे। तो सिर्फ, लेकिन ये अनसिक्योर्ड है, क्योंकि ये गवर्नमेंट इशू नहीं करता। अगर गवर्नमेंट इशू करता तो ये सिक्योर होता, क्योंकि ये अनसिक्योर्ड है, प्राइवेट कंपनी इशू करती है। ये रहा सी पेपर। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जब पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो क्या करते हैं? इशूड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं? वो इशू सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिनको हम बैंक से कहेंगे, मतलब एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसआईडीबीआई एंड एक्सिम बैंक, जब इनको पैसों की जरूरत पड़ती है तो ये इशू करती है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ, इसको एक बॉन्ड का नाम देकर ये इशू करते हैं कि हम बॉन्ड इशू करते हैं, इसको खरीदिए और हमें पैसे दे दीजिए। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आर इशूड बाय बैंक्स लाइक एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसआईडीबीआई एंड एक्सिम बैंक। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज द नेगोशिएबल प्रोविजनरी नोट। नेगोशिएबल, इसको हम नेगोशिएबल खरीद भी सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट खरीदा बैंक से, फाइनेंशियल बैंक से, अब मुझे पैसों की जरूरत पड़ गई तो मैं क्या करूंगा? मैं फिर मनी मार्केट में इसको बेच दूंगा किसी और बंदे को और उससे पैसे लूंगा। जब टाइम आ जाएगा तो वो बेच देगा इनको, तो उसको अपने पैसे मिल जाएंगे। इस तरह ये नेगोशिएबल एंड ट्रेडेबल है, हम खरीद भी सकते हैं और इसको बेच भी सकते हैं। ये सर्टिफिकेट होती है, फलानी डेट पे आपको इतनी रकम मिलेगी, अब मुझे पैसों की जरूरत पड़ेगी, मैं उसको बेच दूंगा किसी और बंदे को, वो फिर बेच देगा किसी और को, वो किसी और को। जब टाइम आ जाएगा तो वो यहाँ से पैसा हासिल करेगा जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होगा। सिक्योर एंड शॉर्ट टर्म में, सिक्योर एंड शॉर्ट टर्म है। जिस तरह मैंने कहा है कि ट्रेजरी बिल्स कौन इशू करता है? वो गवर्नमेंट करता है।
वो सेफ है, सिक्योर है, क्योंकि गवर्नमेंट इशू करती है। इसी तरह ये बैंक्स इशू करते हैं। ट्रेजरी बिल्स के बाद अगर कोई सेफ एंड सिक्योर है वो यही है, सर्टिफिकेट सिक्योर है, क्योंकि ये बैंक्स फर्म्स इशू नहीं करते हैं, ये बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशू करते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए होती है, ये भी सिक्योर होता है। सिक्योर एंड शॉर्ट टर्म ऑफ अप टू 1 ईयर, 1 साल तक होता है। इशूड बाय बैंक्स टू रेज मनी फंड्स फ्रॉम सेकेंडरी मार्केट, ये बैंक्स इशू करते हैं इसको बॉन्ड का नाम देकर ताकि उनके पास पैसा आ जाए। इट इज ट्रेडेबल, ये ट्रेडेबल है। दे आर इशूड in dematerialized format and is negotiable and tradable in the money market, in many markets. डिमेटेरियलाइज्ड फॉर्म मीन्स इसकी कोई पहले जब बॉन्ड या शेयर्स खरीदते थे तो उसकी एक फार्म होती थी, रसीद वसीद कुछ मिलता था, फिजिकल फार्म में मिलता था तो उसको होती है। लेकिन अब डिजिटली सब कुछ बिकता है, अब इसकी कोई फार्म नहीं है। जिस तरह हम बॉन्ड्स एंड शेयर्स खरीदते हैं, कि हमारे पास कोई फिजिकल उनकी फार्म है, इसी तरह जब हम ये खरीदते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इसकी कोई फिजिकल फार्म नहीं होती है। दे आर इशूड इन डिमेटेरियलाइज्ड फॉर्मेट एंड इज नेगोशिएबल एंड ट्रेडेबल। इशूड टू कंपनीज, इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेशंस, किन किन को इशू होता है ये? इशू टू कंपनीज, कंपनीज इसको खरीद सकते हैं। इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेशंस, एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियंस भी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को खरीद सकती है। अगर इशू हो गई वो भी खरीद सकते हैं इसको। और एक बात, ट्रेजरी बिल्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नोटिफिकेशन के मुताबिक, पहले मैंने कहा कि मनी मार्केट में क्या आप और मैं जा सकते हैं, मैंने कहा मनी मार्केट हमारे लिए नहीं है, ये बड़े बैंक्स, गवर्नमेंट और मालियाती इदारों के लिए है। लेकिन फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नोटिफिकेशन के मुताबिक कि आम इंडिविजुअल, आप और मैं भी ट्रेजरी बिल्स को खरीद सकता है और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स इसको भी खरीद सकते हैं मनी मार्केट में। यहाँ है ना, फाइनेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को इशू करने वाले अथॉरिटी है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और खरीदने वाले लोग हैं कॉर्पोरेशंस एंड इंडिविजुअल्स। आप और मैं भी इसको खरीद सकते हैं। मनी मार्केट में हम क्या खरीद सकते हैं? एक तो ट्रेजरी बिल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन के मुताबिक इंडिविजुअल्स उसको खरीद सकते हैं, और दूसरा है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये इसको आप और मैं भी खरीद सकते हैं और बेच भी सकते हैं। ये ट्रेडेबल और नेगोशिएबल भी है। ये रहा मनी मार्केट में असली जो ट्रेड होता है, जिसमें ज्यादातर तमाम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, आप और मैं और इंडिविजुअल्स, वो रहा कैपिटल मार्केट, उसको हम पढ़ेंगे। लेकिन मनी मार्केट ज्यादातर था बैंक्स के लिए, गवर्नमेंट के लिए और मालियाती इदारों के लिए। अब गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि उनकी नोटिफिकेशन के मुताबिक ट्रेजरी बिल्स आप और मैं भी खरीद सकते हैं और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स को भी खरीद सकते हैं। इसको हम खरीदेंगे वो भी डिस्काउंट पर, जिस तरह हमें मिलता था डिस्काउंट, जो मैंने कहा फेस वैल्यू से, वो। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स के बाद आता है कॉल मनी। कॉल मनी क्या है वो हम देखेंगे। कॉल मनी इज ए शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट बियरिंग लोन। ये शॉर्ट टर्म लोन होता है, यहाँ इंटरेस्ट देना पड़ता है। क्या ट्रेजरी बिल्स में इंटरेस्ट देना पड़ता है? नहीं। बाकी और कहीं पढ़ा है हमने? नहीं। वो आपको डिस्काउंट पे मिलती है। लेकिन यहाँ क्या है? इंटरेस्ट बियरिंग लोन। कौन है? कॉल मनी। टेन्योर इज 1 डे एंड मैक्सिमम इज 14 डेज। एक दिन से लेकर 14 दिन तक अगर एक बैंक ने दूसरे बैंक से कर्जा लिया तो उसको कहते हैं कॉल मनी। कॉल मनी इज प्राइमरली यूज्ड इन द इंटरबैंक मार्केट। बैंक्स के दरमियान आपस में जब किसी बैंक में कैश कम हो जाता है, वो दूसरे बैंक से कर्जा लेता है, एक दिन के लिए, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 14 दिन तक ले सकता है, उसको कहते हैं कॉल मनी। कॉल मनी इज primarily used in interbank markets. Banks often face temporary fluctuations in their cash reserves. Sometimes they have too much and sometimes they have too little to meet regulatory requirements. That is like the cash reserve ratio. Cash reserve ratio जितना बैंक्स में होना चाहिए
जो रूल्स है उतना ज़रूरी रखना है। उसके लिए बैंक उसको एक बैंक से दूसरे बैंक को कर्जा लेना पड़ता है ताकि वो मेंटेन रखे जो रूल्स है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। इसमें क्या होता है, द बारोवर, बारोवर कौन होता है, यूजुअली बैंक से बारोवर होती है। लैंडर कौन होता है, लैंडर भी बैंक, एक बैंक दूसरे बैंक से कर्जा देता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अदर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सरप्लस क्या है, जिनके पास ज्यादा पैसा होता है वो उन बैंकों को देते हैं जहां कैश थोड़ा कम हो जाता है। इट इज अ फैसिलिटी विच द बैंक्स यूज टू बारो डे टू डे बेसिस। ये डे टू डे बेसिस पे बैंक्स में ऐसा होता रहता है, कभी कभी किसी बैंक में काम कम चलता है, वहाँ कैश कम होता है तो फिर दूसरे से वो उधार लेता है, फिर दूसरा उससे लेता है, इसी तरह चलता रहता है। It is a facility which the bank is used to borrow on day-to-day basis. Interest paid on this loan is called the call money. जो एक बैंक दूसरे बैंक से कर्जा लेता है एक दिन से लेकर 14 दिन तक, उस जो ये इंटरेस्ट देते हैं उसको कहते हैं कॉल मनी। अगर एक दिन के लिए आपने उधार लिए पैसे को और दूसरे दिन ही उस बैंक ने उस बैंक को वापस दे दिया दूसरे इंस्टीट्यूशन को, तो उसको कहते हैं कॉल मनी। अगर एक दिन से लेकर 14 दिन तक बैंक ने दूसरे बैंक से पैसे लिए हैं तो उसको कहते हैं नोटिस मनी। अगर 14 दिन से ज्यादा, एक महीने या 2 या 3 महीने तक ले लिया, उसको कहते हैं टर्म मनी। उसको उसी हिसाब से फिर इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। लेकिन यहाँ हमने पहली बार हमने पढ़ा है कॉल मनी में आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है जब एक बैंक दूसरे बैंक से कर्जा लेता है। लेकिन ऐसा ट्रेजरी बिल्स में आपको नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि वो गवर्नमेंट इशू करता है डिस्काउंट पे। इस बात का खास ख्याल रखिए। ये हो गया हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पार्ट 1 जो हमने पढ़ा है मनी मार्केट, वो हो गया कंप्लीट। अब हम इस पर जो क्वेश्चन है उसकी तरफ जाएंगे। अब हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। 2020 में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने क्वेश्चन पूछा है, हम उसकी तरफ जाएंगे। विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कमर्शियल पेपर इज ए शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसनरी नोट। कमर्शियल पेपर कौन इशू करता है, मैंने आपको पढ़ाया है, फर्म इशू करते हैं। वो शॉर्ट टर्म नोट हो, वो इज ए शॉर्ट टर्म, ये भी ठीक है। अनसिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड में मैंने कहा है ये सिक्योर नहीं है। सिक्योर जो गवर्नमेंट टी बिल इशू करता है उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट को हम, लेकिन ये अनसिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड प्रोविजनरी नोट, तो ये स्टेटमेंट सही है। कमर्शियल पेपर इज ए शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोविजनरी नोट, ठीक। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज ए लॉन्ग टर्म। यहाँ लॉन्ग टर्म हम मनी मार्केट की बात कर रहे हैं जो सिर्फ 1 साल तक के लिए है। यहाँ लॉन्ग टर्म की हमने कहाँ बात की, इज ए लॉन्ग टर्म, तो यहाँ गलत हो गया। ये लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है, वो भी मैंने आपको लिखा है, आप देखिए कौन कौन से बैंक। टू इंडिया, टू कॉर्पोरेशन, तो ये यहाँ से ही गलत हो गया, लॉन्ग टर्म नहीं है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज ए शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट। इशूड कौन फिर करता है, कौन सा बैंक, SBI, IDFC, ICICI, कौन कौन से बैंक उसमें आते हैं वो भी, तो ये गलत। तीसरा, कॉल मनी इज ए शॉर्ट टर्म फाइनेंस यूज्ड फॉर इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस। कॉल मनी जो मैंने कहा एक दिन के लिए जो पैसा, वो किसके लिए इस्तेमाल होता है, ये शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए यूज्ड फॉर इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस। जो बैंकों को आपस में ट्रांजैक्शंस एक दिन के लिए जरूरत पड़ती है, तो ये सही है, तो ये भी ठीक है। जीरो कूपन बॉन्ड्स, मैंने आपको पढ़ाया है कि ट्रेजरी बिल्स आर आल्सो नोन एज जीरो कूपन बॉन्ड्स। क्योंकि ट्रेजरी बिल्स जब खरीदता है इंसान तो गवर्नमेंट उस पर डिस्काउंट देता है, इंटरेस्ट नहीं, डिस्काउंट पे। जीरो कूपन बॉन्ड्स आर द इंटरेस्ट बियरिंग, क्या उन पे इंटरेस्ट देना पड़ता है, नहीं। आर जीरो कूपन बॉन्ड्स आर इशूड, यहाँ देखिए, आर इशूड एट डिस्काउंट टू फेस वैल्यू। अगर उसकी फेस वैल्यू मैंने कहा 1 लाख है, हमें 94,000 या 90,000 में वो मिलेगी, तो यहाँ डिस्काउंट पे जो फेस वैल्यू उसकी कीमत होती है उससे कम कीमत में हमें मिलता है। तो दूसरा पॉइंट मैंने कहा जीरो कूपन बॉन्ड्स को ट्रेजरी बिल्स कहते हैं क्योंकि ये डिस्काउंट पे मिलती है, यहाँ इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता है।
जीरो कूपन बॉन्ड्स आर इशूड एट डिस्काउंट टू फेस वैल्यू, इंटरेस्ट बेयरिंग नहीं है तो यहाँ ये भी हो गया गलत। इशूड बाय कमर्शियल बैंक, इसको कमर्शियल बैंक इशू भी नहीं करते हैं, कौन करता है ट्रेजरी बिल्स को इशू करता है गवर्नमेंट, तो ये भी हो गया गलत। तो ठीक क्या है 1 और 3, 1 और 3, तो जवाब है ये। इसको आप खुद भी देख लीजिए।